Hello everyone, Assalamualaikum. I am उम्मे अरबाब. वेलकम टू अरबाब्स लिटरेचर वर्ल्ड. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी बर्टन ऑथर विलियम रसल की कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी और उनके बायोग्राफिक वर्क को. तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बर्टन रसल की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे. बर्टन रसल के लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ही वाज बोर्न ऑन 18 मई 1872 इन यूनाइटेड किंगडम एंड ही डाइड 2 फरवरी 1970 इन यूनाइटेड किंगडम. ही वाज ऑलमोस्ट 97 ईयर्स ओल्ड. इनके फुल नेम की बात की जाए तो इनका कंप्लीट नेम बर्टन ऑथर विलियम रसल है and he was a British mathematician, philosopher, logician and public intellectual. 20th सेंचुरी के ये फिलोसफर हैं, 20th सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं and he came from a prominent and influential British aristocratic family. Russell came from a family of thinker and activist. ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश फैमिली से बिलोंग करते थे, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे और इनकी फैमिली जो थी वो थिंकर और एक्टिविस्ट थी. लाइक हिज पेरेंट्स जॉन एंड कैथरीन विस्काउंट एंड विस्कॉन्टियस एम्बरले वर रेडिकल फॉर देयर टाइम्स. ये रॉयल जो विस्काउंट और विस्कॉन्टियस है, ये रॉयल जो लोग होते हैं उनके लिए ये टाइटल यूज़ किया जाता है. तो इनके जो थे वो उस टाइम के बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते थे. इनके चाइल्डहुड की बात की जाए तो रसल हैड 2 सिबलिंग्स. ब्रदर फ्रैंक जो कि ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के थे और इनकी सिस्टर थी राशल जो कि 4 ईयर्स की थी. 1874 में रसल की जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी. डिफ्थेरिया एक बीमारी है, एक डिजीज़ है, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी. और इनके जो फादर थे वो 1876 में ही इनके फादर की ब्रोंकाइटिस की वजह से डेथ हो गई थी, जो तकरीबन बहुत अरसे तक डिप्रेशन में रहे थे और उस डिप्रेशन की वजह से उनकी भी डेथ हो गई थी. तो हम कह सकते हैं कि बर्टन रसल बहुत जल्द ही इनके जो पेरेंट्स थी उनकी डेथ हो गई थी और ये यतीम हो गए थे. फ्रैंक एंड बर्टन वर प्लेस्ड इन द केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स. अब ये दोनों जो भाई हैं इन दोनों को जो परवरिश इनकी की गई वो ग्रैंड पेरेंट्स ने की. और वो कहाँ रहते थे? पेम्बरलोक लॉज इन रिचमोंड पार्क. हिज ग्रैंड फादर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. अब इनके जो ग्रैंड फादर थे वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे ब्रिटिश के और उनकी भी डेथ हो गई थी 1878 में. तो ऑलमोस्ट बहुत कम अरसे तक इनकी परवरिश बहुत से जो लोग थे, मतलब पहले इनकी फादर की भी डेथ होगी, फिर इनकी मदर की भी डेथ होगी, अब इनके जो ग्रैंड फादर थे उनकी भी डेथ होगी. जस्ट जो इनकी ग्रैंड मदर थी उन्होंने ही इनकी परवरिश की थी. लाइक हिज ग्रैंड मदर द काउंटेस रसल was the dominant family figure for the rest of Russell childhood and youth. जो इनकी जवानी में या बचपन में इन्होंने जो अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड किया वो इनकी जो ग्रैंड मदर थी उनके साथ ही ये रहे. अब इनके एजुकेशन की बात की जाए तो ही वॉज एजुकेटेड एट होम बाय अ सीरीज ऑफ ट्यूटर्स अंटिल द एज ऑफ 18 की एज तक इन्होंने अपने घर में ही तालीम हासिल की एक ट्यूटर के ज़रिए से. 1890 में ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में स्टडी के लिए गए और 1893 में ये इन्होंने फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल की मैथमेटिक्स में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. आफ्टर ग्रेजुएशन ही कंटिन्यूड ही स्टडी इन मैथमेटिक्स एंड फिलॉसफी. ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने मैथमेटिक्स और फिलॉसफी में ही अपनी स्टडी को जारी रखा और वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही. 1899 he became a lecturer in philosophy at Cambridge. Over the course of his career, Russell taught at the number of universities around the world and published. अब जो इनकी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो ये लेक्चरशिप के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही फ़िलासफ़ी का लेक्चर इनको मिला, तो ये लेक्चरशिप के लिए वहाँ पे अपॉइंट हुए. ओवर द कोर्स इन्होंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में अराउंड मतलब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ाया.
70 के करीब इन्होंने बुक पब्लिश करवाई और हज़ारों के करीब इन्होंने आर्टिकल्स लिखे, और वो आर्टिकल्स भी डिफरेंट टॉपिक्स पर थे, जो कि वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स थे। नेक्स्ट ही हैड अ कॉन्सिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन मैथमेटिक्स। इनका ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस था वो मैथमेटिक्स, लॉजिक सेट थीरीज, क्योंकि ये खुद भी बहुत चीज़ों पर लॉजिक और रीज़न देते थे, हर बात को लॉजिक और रीज़न के साथ प्रूव करके अपनी स्टेटमेंट को ये बताते थे। तो इसीलिए इनका जो इन्फ्लुएंस था वो ज़्यादातर मैथमेटिक्स, लॉजिक थीरीज, लिंग्विस्टिक, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन सारी चीज़ों पर था। एंड वेरियस एरियाज ऑफ एनालिटिक फिलॉसफी, स्पेशली फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स बोलते हैं बियॉन्ड द एक्चुअल, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, जो कि इस फिजिकल वर्ल्ड से हटके चीज़ों को या दूर की चीज़ों को बताते हैं, उनको मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो इनका जो इंटरेस्ट था वो मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज पे था। ही वाज अ प्रोलिफिक राइटर, authoring numerous books, essays on a wide range of topics, includes philosophy, logic, ethics, politics and education। इनके बहुत से essays पॉलिटिक्स, एथिक्स, लॉजिक्स, एजुकेशन, वुमेन्स पर, ये सारे essays इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में लिखे। तो जैसा कि पहले बात हुई थी, 700 से ज़्यादा इन्होंने बुक्स लिखी, तो इनके जो टॉपिक्स थे वो बहुत वाइड रेंज पर हुआ करते थे। Russell was an advocate for social and political reform and became influential in various movements such as pacifism, anti-imperialism and nuclear disarmament। मतलब कि ये जो थे एंटी इम्पीरियलिज़म थे, ये डेमोक्रेसी को पसंद करते थे। जैसा कि हमने इनके एक ऐसे द फंक्शन ऑफ टीचर्स पे हमने पढ़ा था कि ये कहते थे कि हर चीज़ को आज़ादी मिलनी चाहिए, हर चीज़ को इंडिपेंडेंस होना चाहिए, उनको बोलने का हक होना चाहिए, और वही कंट्री सिविलाइज्ड कंट्री होगी जो अपनी राय रखती होगी, जो अपने ओपिनियंस को शेयर करने का हक रखती होगी, वही कंट्रीज सिविलाइज्ड होंगी। तो हमेशा ये इंडिपेंडेंस की बात करते थे, कहते थे कि अपनी चीज़ों को लॉजिक वे में बताते थे, कि कहते थे अगर आप लोग बाउंड रहेंगे, लोगों के माइंड बाउंड होंगे, तो वो लोग ग़ुलामी में ही अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लोगों को अगर ग़ुलामी से निजात दिलानी है तो लोगों को उनको बोलने का हक दिया जाए। सो नेक्स्ट अब हम इनकी मैरिज की बात की जाए तो इन्होंने अपने लाइफ में 4 दफ़ा शादी की। फर्स्ट इनकी शादी हुई एलिस पियर्सन स्मिथ से, जो कि 1894 में इनकी शादी हुई, और इनकी डाइवोर्स हुई 1921 में। सेकंड वाइफ इनकी डोरा ब्लैक थी, जिनसे इनकी शादी हुई 1921 में, और 1935 में इनसे डाइवोर्स हुई। पैट्रिशिया स्पेंस इनकी वाइफ थी, थर्ड वाइफ थी, जिनसे 1936 में इनकी शादी हुई, 1952 में इनके साथ डाइवोर्स हुई। एडिथ फिंच इनकी लास्ट वाइफ थी, जिनसे 1952 में शादी हुई, और उनके आखिरी लम्हे तक ये इनके साथ थी। अब इनके मेजर थीम की बात की जाए तो इनके जो वर्क थे वो बेसिकली इनके जो थीम्स होते थे, वर्क्स की थीम होती थी, वो लॉजिक पे होती थी, एथिक्स पे होती थी, मतलब के अकायद पे होती थी, लॉजिक्स पे होती थी, नॉर्म्स वैल्यूज़ पे होती थी, वुमेन्स सफ्रेज उन पे होती थी, रिलीजन, द गवर्नमेंट सिस्टम, द सोशल स्ट्रक्चर, रोल ऑफ फिलॉसफी इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ, पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड द मेन इंस्टीट्यूशन विद देयर मॉरली डिजीज्ड नेचर। तो इस तरह के जो थीम्स होते थे उन पर ये डिस्कस बहुत ज़्यादा करते थे, जैसा कि रिलीजन हो गया, गवर्नमेंट सिस्टम हो गया, इन सारी चीज़ों पर ये क्वेश्चन उठाते थे और फिर अपने लॉजिक्स के साथ उनको बताते थे। इनकी जो राइटिंग थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती थी कि कोई भी जो लोग थे वो आसानी से समझ सकते थे और उसको पढ़ सकते थे। सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द मेजर इन्फ्लुएंस और राइटर्स ऑफ हिज टाइम। अब हम देखते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस किस चीज़ पे था, मतलब कौन से ऐसे लोग थे जो इनके इन्फ्लुएंस की वजह बनी, और ऐसे कौन से राइटर थे जो उस टाइम पीरियड में वो राइटर चल रहे थे।
फर्स्ट तो हम देखते हैं कि वो इन्फ्लुएंस किस किस से हुए थे। जॉन स्टुअर्ट मिल, ये इनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। फ्रेडरिक नेजेंसी, आप इनके नाम जो है ना वो प्रोनाउंस कर लीजिएगा, थोड़े से मुश्किल हैं। थर्ड हैं विलियम जेम्स, जॉर्ज सेंटियाना, जे.ई. मोर, लुडविग विटगेंस्टाइन, इनके काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस राइटर्स रह चुके थे। और ये जो राइटर थे उनके टाइम पीरियड में वो वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, टी.एस. इलियट, फ्रांज काफ्का, एल्बर्ट कैमस, जॉर्ज ऑरवेल, जेन पॉल सार्त्रे, विलियम फॉकलर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये सारे जो राइटर्स थे उस टाइम पीरियड में मौजूद थे और वो राइटिंग करते थे। अब इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क की बात की जाए तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स 1903 में लिखा, द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी 1912 में लिखा, प्रिंसिपल मैथमेटिशिया 1910 से 1913 में इसको लिखा और ये इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क रह चुका है। नेक्स्ट इज़ ओवर नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड 1914 में इसको लिखा, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलॉसफी 1919 में लिखा, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन 1927 में लिखा, ह्यूमन नॉलेज इट्स स्कोप एंड लिमिट्स 1948 में, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस एंड अदर ऐसे 1935 में, ट्रू बिलीवर ऐसे लिखा, अनपॉपुलर ऐसे 1950 में लिखा, जो कि इनकी ज़्यादा फेमस की वजह बना, जिससे इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। उस ऐसे में उन्होंने इस सोसाइटी में होने वाली चीज़ों के बारे में बताया गया है, उनको हाईलाइट किया गया है हर चीज़ को, जैसा कि कौन सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन काइंड को इफ़ेक्ट कर रही हैं, फंक्शंस ऑफ टीचर्स को, और ऐसे बहुत से एसेज हैं जो इन्होंने अनपॉपुलर एसेज में लिखा है, जो कि ये सिर्फ नाम है अनपॉपुलर ऐसे, लेकिन ये ऐसे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। नेक्स्ट अब हम इनके अवार्ड्स की बात करें तो इन्होंने जो अवार्ड्स हासिल किए, पहला अवार्ड था डी मॉर्गन मेडल 1932 में, सिल्वेस्टर मेडल 1934 में इन्होंने हासिल किया, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1950 में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बर्टन रसल हैं उन्होंने जो नोबेल प्राइज़ है लिटरेचर में वो 1950 में हासिल किया। कैलिंगा प्राइज़ इन्होंने 1957 में हासिल किया और जेरूसलम प्राइज़ इन्होंने 1963 में हासिल किया। और इनकी जो विजन थी वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक थी। आर्टिस्टिक विजन के तौर पर हर चीज़ों को लेकर चलते थे, यानी कि टू डिस्कवर एंड अप्रिशिएट नेचर को, ह्यूमन कंडीशन को परसेप्शन के थ्रू उनको जाहिर करते थे, उनको दिखाते थे। और इनका मिशन भी ऐसा था कि स्टेटमेंट ऑफ वर्क यू टू डू एज सच शुड बी इंक्लूडेड इन अ क्लीन ईजी टू रीड मैनर, कि जितनी भी वो ऐसे लिखते थे वो ईजी होते थे कि हर कोई उसको समझ सकता था। अब हम इनके डेथ की बात की जाए तो बर्टन रसल पास्ड अवे ऑन 2 फरवरी 1970 में इनकी डेथ हुई इनके अपने होम में, एट इज़ होम इन वेल्स। ये नाम आप पढ़ लीजिएगा, वेल्स एक सिटी है, उसमें इनकी डेथ हुई। ऑलमोस्ट 97 ईयर्स के ये थे एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। रसल वॉज क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ एंड हिज एशेज वर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड ऑफ हिज फॉर्मल होम। अब जो इनकी डेथ के बाद इनकी जो एशेज थी वो इनके फॉर्मल होम में फैला दी गई थी, नॉर्थ वेल्स में, जहाँ पे इनका घर था। अब हम इनके लाइफ की बात कर लें कि छोटी सी इन्होंने अपनी राइटिंग्स को बहुत ज़्यादा आसान लिखा। इन्होंने हमेशा इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की बात की, सोसाइटी में होने वाली चीज़ों के बारे में क्वेश्चन किया और लोगों को बोला कि वो लोग जो हैं वो क्वेश्चन उठाएं कि किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, हर चीज़ में गुलामी या डिपेंडेंट ना रहें, हमेशा इंडिपेंडेंसी की बात करते थे, डेमोक्रेसी सोसाइटी की बात करते थे और कहते थे कि हर इंसान को फ्रीडम मिलनी चाहिए, बोलने की फ्रीडम मिलनी चाहिए, अपने राय की जो इजहार है उसकी फ्रीडम मिलनी चाहिए। और थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।